दोस्तों, अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि सुप्रीम इंडस्ट्री जो कि प्लास्टिक पाइप बनाने वाली कंपनी है, उसको क्विकली 30 मिनट में हम कैसे एनालाइज करें, आने वाले समय में हम सुप्रीम इंडस्ट्री से क्या उम्मीद कर सकते हैं, और अगर आप जानना चाहते हो कि सुप्रीम पाइप्स अच्छी है या कोई और कंपनी यही सेक्टर में अच्छी है, तो आइए दोस्तों, इन्हीं सब चीजों पे डिस्कस करने के लिए हमारे बीच है मिस्टर अनिल पाल। मैं आपको अनिल पाल जी के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बताऊंगा। अनिल पाल जी उत्तराखंड हरिद्वार के हैं। अनिल पाल जी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की है और वो वर्षों से गवर्नमेंट सर्वेंट है। दोस्तों, ज्यादातर हम लोगों ने देखा है कि हम लोग जब कोई एक प्रोफेशन में होते हैं, कई बार इन्वेस्टमेंट कैसे करना है वहां पे हमारा बड़ा कंफ्यूजन रहता है, हम नहीं समझ पाते और हम लोगों पे डिपेंड हो जाते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सबसे डेंजरस चीज मानी जाती है। तो अनिल भाई ने 2 साल पहले, जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं है कि अनिल भाई 30 साल से शेयर बाजार में है, शेयर बाजार में पढ़े लिखे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग पढ़ाई है और शेयर बाजार भी खाली 2 साल से इन्होंने निवेश करना शुरू किया है। लेकिन अनिल भाई ने जो रास्ता अपनाया निवेश का, वो सीख के उन्होंने निवेश करना शुरू किया। तो हम अनिल भाई से आज जानेंगे कि उन्होंने क्या एनालिसिस सुप्रीम इंडस्ट्री का किया है। रेडी हो मेरे साथ? चलिए तो हम मिलते हैं अनिल पाल जी से। वेलकम अनिल भाई। नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा, और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे गुरु आदरणीय अपने पीयूष सर का, जिन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी प्रेजेंटेशन देने के लिए। दोस्तों, आज हम जिस मल्टीबैगर स्टॉक की बात करेंगे, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। कंपनी बहुत बढ़िया है, मैनेजमेंट बहुत ही फर्स्ट क्लास है। आज हम रिजल्ट H1 का रिजल्ट एनालिसिस करेंगे, जो कि प्लास्टिक प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल से सेगमेंट में काम करती है, जिसका नाम है सुप्रीम इंडस्ट्री। तो इसमें जो सेक्टर टेलविंड मेरे को समझ में आता है इस इंडस्ट्री के अंदर, कि अभी जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें चालू हो गई हैं, जिसकी वजह से उस पूरे सेक्टर को काफी टेलविंड मिला है इसमें। क्योंकि हमारी जो कंट्री है उसमें बहुत सारी पॉवर्टी जो लाइन है वो काफी नीचे लोग रह रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें अच्छा पानी और जो अच्छे एमिनिटी है वो नहीं मिल पा रही है। तो हिंदुस्तान में देखेंगे तो 60% हाउस होल्ड अभी भी ड्रिंकिंग वाटर का जो है वो पाइप से नहीं ले पा रहे हैं, वो गंदे पानी यूज करते हैं या खुले पानी को यूज करते हैं। और 40% रूरल हाउस होल्ड वो अभी भी पानी के पाइप से पानी नहीं ले रहे। और 600 मिलियन पीपल जो है वो आपका जो पानी की दिक्कतें हैं उसकी वजह से वो एक दूसरे के लिए काफी स्ट्रेस में रहते हैं। और जो डिफॉर्मेशन वाला जो केस है, वो लोग बाहर जाते हैं खेतों में, जिसकी वजह से उनको घर में स्वच्छता की वजह से वो पानी और उस अनेक वजह से वो नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की जो टेलविंड्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको सेग्रीगेट किया और इनका एक बहुत ही बड़ा प्लान बनाया, जिससे कि हर आदमी को इस चीज से कनेक्ट किया जाए। अफोर्डेबल हाउसिंग हो गया, या इरिगेशन से रिलेटेड हो गया, या आपकी जो भी एग्रीकल्चर के लिए जो भी चीजें जरूरत होती हैं, और इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा इन्होंने ग्रोथ किया है, जिससे कि आपको किसी भी तरह की लिक्विड चीजों को मैनेजमेंट किया जा सकता है। इसको आगे हम इस सेक्टर को और समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें देखेंगे ये टोटल मार्केट कैप जो है इसका 74,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसमें जो सबसे बड़ी कंपनी है वो एस्ट्रल का मार्केट कैप है, और दूसरा सुप्रीम इंडस्ट्री का 3rd नंबर पे आपका फिनोलेक्स इंडस्ट्री, और इसके बाद में फॉलो अप कर रहा है प्रिंस पाइप। आगे देखेंगे कि हम तो सेल्स का जो 2022 का हम जो फिगर उठा के हमने चेक करके जो एनालाइज किया, वो देखेंगे कि तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज में सबसे टॉप पर है। इसमें इन्होंने 7,772 करोड़ रुपए की सेल्स की है 2022 में, जो कि अपने सेक्टर में टॉप पर है। प्रॉफिट भी अगर देखेंगे तो उसमें भी इसका, जबकि पिछले काफी टाइम से कमोडिटी और इस तरह की जो इन्फ्लेशन है वो काफी ज्यादा, उसके बावजूद भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है। फिनोलेक्स इसमें एक छोटी कंपनी है जिसका इसमें बेस इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए ये ज्यादा दिख रहा है आपको। अब हम हिस्टोरिकल डाटा के बारे में बात करेंगे। हिस्टोरिकल डाटा में हम 5 साल का अगर हम एवरेज ग्रोथ देखेंगे तो सुप्रीम इंडस्ट्री 9% पे, एस्ट्रल 15% पे, और फिनोलेक्स 18% पे है। अब आगे प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में देखेंगे तो सुप्रीम इंडस्ट्री एक हेल्दी ग्रोथ लेके चल रही है, 20%, एस्ट्रल 23%, फिनोलेक्स 59%। अगेन यहाँ पे बेस इफेक्ट है, इसलिए ये फिनोलेक्स इंडस्ट्री छोटी कंपनी होने की वजह से इनके जो ग्रोथ के जो वैल्यूज हैं वो काफी चेंज होते हैं। अब हम फोकस करेंगे क्वालिटी एनालिसिस पे। क्वालिटी एनालिसिस पे दोस्तों हम डिफरेंट पैरामीटर जो हमारे को पीयूष सर ने प्रॉफिट फ्रॉम इट में सिखा रखे हैं, उसके ऊपर हम इस कंपनी को कसते हैं। तो इसमें लिक्विडिटी रेशो सबसे टॉप पे होता है। इसमें हम सुप्रीम इंडस्ट्री को देखेंगे कि नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे हैं, करंट रेशो कैसा है, ट्रेड रिसीवेबल है। इस पूरे सेक्टर की जितनी कंपनियां हम उसको इसमें हम कसौटी पे कस के देखेंगे। तो इसमें मार्जिन देखेंगे तो सुप्रीम इंडस्ट्री के 12% है, एस्ट्रल के 11% है, फिनोलेक्स के 23% है। अगर हम करंट रेशो की बात करेंगे तो करंट रेशो में जो सुप्रीम इंडस्ट्री है इसका सबसे टॉप पे है 2%, एस्ट्रल का 2%,
फिनोलेक्स का 3% है। तो इसमें ये सब कंपनियां लगभग लगभग बराबर है करंट रेशो के हिसाब से। अब ट्रेड रिसीवेबल में देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा ट्रेड रिसीवेबल प्रिंस पाइप का, यानी कि हम कितना उधारी में पैसा देते हैं, जिनका जो पैसा वापस आना बाकी है। तो इसमें सुप्रीम और एस्ट्रल दोनों 6% में काफी अच्छा कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। उसके बाद अगर हम सॉल्वेंसी रेशो के बारे में बात करेंगे, सॉल्वेंसी रेशो में हम डेब्ट टू इक्विटी और आईसीआर, ये एक तरह से आपके कंपनी के ऊपर जो कर्जा है और उसके क्या स्टेटस है आपकी कंपनी के ऊपर, उस रेशो को हम इसमें मतलब चेक करते हैं। तो इसमें डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो सुप्रीम इंडस्ट्री के ऊपर किसी भी तरह का कोई डेब्ट नहीं है, और एस्ट्रल के पास 4% का, फिनोलेक्स के पास 7% का, यानी कि हमारी जो कंपनी जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो एक डेट फ्री कंपनी है। उसके बाद हम इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी के पास किसी भी कर्ज को चुकाने की कितनी क्षमता है। तो हम देखेंगे कि सुप्रीम इंडस्ट्री के पास 200 टाइम ज्यादा अपने कर्ज को चुकाने की क्षमता है। इसमें हम एस्ट्रल काफी नीचे चला गया है, और फिनोलेक्स और प्रिंस पाइप इसको बाद में देखेंगे कि इनका भी काफी कम आईसीआर है। अब हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के बारे में देखेंगे तो इसमें आरओई, आरओए और आरओपी, इसके बारे में हम इन कंपनियों को कसेंगे, चेक करेंगे किस तरह का इनका आपका वैल्यूएशन निकल के आता है। तो आरओई के बारे में देखेंगे तो कंपनी जो है कितना पैसा अपनी दोबारा से बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। तो इसमें सुप्रीम इंडस्ट्रीज सबसे बढ़िया 25%, क्योंकि इसका अपना काफी बड़ी कंपनी है, जिसकी वजह से 25% अपने आप में एक बहुत अच्छा एक साइन है जो कि रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में दिया हुआ है। एस्ट्रल इसमें 21% और फिनोलेक्स 27%। रिटर्न ऑन एसेट का मतलब यह है कि कोई भी कंपनी अपने एसेट्स को कितने एफिशिएंटली उसको यूज कर रही है अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए। तो इसमें सुप्रीम इंडस्ट्री 19% है, एस्ट्रल 14% है, फिनोलेक्स 20% है। आगे देखेंगे दोस्तों हम आरओपी, यानी कि किसी भी कंपनी में जब इनिशियली स्टेज में किसी निवेशक ने अपना पैसा लगाया था वो आज कितना गुना हो चुका है। तो आप देखेंगे कि इसमें सुप्रीम इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा पैसा कमा के दिया है, 39 टाइम, यानी कि लगभग 40%, 40 गुना पैसा उन्होंने बढ़ा के दे दिया है। इस वजह से इस कंपनी के लिए हम मतलब स्टडी करते हैं, और इसमें हम अपना नियम अनुसार हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। उसके बाद हम बिहेवियर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। बिहेवियर एनालिसिस किसका करेंगे? सुप्रीम इंडस्ट्री का। सुप्रीम इंडस्ट्री के बारे में हम जानेंगे कि ये जो है 1942 में बनाई गई थी, कंपनी को फाउंड किया गया था, और ये एक प्लास्टिक इंडस्ट्री का लीडर है। और इसके कम से कम 25 एडवांस प्लांट हैं जो कि अलग अलग कंट्री में बहुत जगह फैले हुए हैं। इनका जो डिफरेंट तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो हमने यहाँ पे मॉड्यूलर फर्नीचर, स्टोरेज एंड मटेरियल हैंडलिंग प्रोडक्ट, एक्स फिल्म प्रोडक्ट, परफॉर्मेंस फिल्म, इंडस्ट्रियल मॉडल, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि काफी अच्छे से ग्रोथ करते जा रहे हैं। और सुप्रीम इंडस्ट्री ने अभी एक एलपीजी सिलेंडर जो है वो अभी क्या है, वो स्टील का बन के आता था, अब उसको प्लास्टिक में कन्वर्ट किया। इसका बहुत बड़ा ऑर्डर इनको मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, क्योंकि ये काफी सेफ माना जाता है प्लास्टिक का जो कंटेनर होता है एलपीजी सिलेंडर का। उसके बाद अगर हम देखेंगे कंपनी ने किस तरह से अपनी ग्रोथ की है, तो अगर हम 2003 में देखेंगे तो 693 करोड़ का इनका सेल्स हुआ करती थी, जो आज की डेट में लाइफ टाइम हो गई है, लाइफ टाइम हाई है 7,773 करोड़ की, जो कि 13% के CAGR से बड़ी है, और अभी तक जो सेल्स है वो 11 टाइम्स हो गई है। अब हम प्रॉफिट के बारे में देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे प्रॉफिट इन्होंने और जबरदस्त तरीके से बनाया है। 24% के CAGR से पिछले 20 सालों में 14 करोड़ से लेके आज की डेट में 968 करोड़ का इनका अपना प्रॉफिट है, जो कि इन्होंने इस प्रॉफिट को 69 टाइम्स किया है। ये यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि पिछले काफी टाइम से पूरे इकोनॉमी में काफी उथल पुथल चल रही है, मगर इन्होंने अपने मार्जिन को मेंटेन किया है और प्रॉफिट भी अच्छे से बढ़ा रही है। अब जब सेल्स और प्रॉफिट अच्छा बढ़ता है तो दोस्तों हम सब लोगों के लिए जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो रिजर्व का होता है, जिससे कंपनी अलग अलग बिजनेस में अपना एक्सपेंशन करती है और डिविडेंड के रूप में हम लोगों को कुछ पैसा वापस कर देती है, जो आज की डेट में देखेंगे वो भी लाइफ टाइम हाई है 3,819 करोड़, जिसका जो कि आने वाले टाइम में और हमारे को गति से बढ़ता हुआ दिखेगा। आगे देखेंगे हम इसके करंट ट्रेंड के बारे में दोस्तों, तो करंट ट्रेंड में हम देखेंगे काफी चैलेंजिंग टाइम में भी इन्होंने 9 मंथ में इन्होंने 22% का सेल्स दिया था, प्रॉफिट भी 22% से, और मार्जिन जो है 12% से मेंटेन किए हुए थे। जैसे आपका एनुअल का आया तो उन्होंने जो ग्लोबल जो कंडीशन थी उसका फर्क इस कंपनी के ऊपर आने लगा, और कोरोना का इफेक्ट जो था उन्होंने फिर भी सेल्स को 22% से मेंटेन रखा, प्रॉफिट -1 से टूट गए, और 12% का मार्जिन उन्होंने फिर भी मेंटेन रखा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे Q1 में ये एक बेस इफेक्ट की वजह से इतना ज्यादा हाई दिखा रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से सारी एक्टिविटीज बंद थी, तो उन्होंने Q1 में सेल्स जो है 64% से जंप दिया, 26% से इनके प्रॉफिट बढ़े और 10% का मार्जिन इन्होंने मेंटेन किया।
इसी तरह से अगर हम H1 जो कि अभी करंट जो हम इसमें H1 के रिजल्ट बात कर रहे हैं Q2 के, तो उसमें हम देखेंगे कि इन्होंने जो अपना सेल्स है वो अच्छे से अभी भी मेंटेन किया हुआ है, मगर इनकी जो प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा टूट के आए हैं, 26% माइनस में। उसका कारण यही है कि क्रूड के दाम और जो इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं, इन्फ्लेशन है, उसकी वजह से ये इस पे कंपनी पे फर्क पड़ा है। और मार्जिन अभी भी 7% से है, जो कि बहुत अच्छे नहीं है। इनको कंपनी को इस चीज के लिए आगे इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इन पिछले 4 क्वार्टर के बारे में अगर हम पूरा एनुअल का एस्टिमेट लगाने की कोशिश करें तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में इस कंपनी की सेल्स 20% के हिसाब से ग्रोथ करेगी, और मार्जिन जो प्रॉफिट है वो हम नेगेटिव में ही रहेंगे 33%, और जो मार्जिन हैं वो 7% में मेंटेन रहेंगे। होप सो हम ऐसा सोचते हैं, जिससे कि अगर कंपनी अपना अच्छा टर्न अराउंड कर सके तो कुछ रिजल्ट कुछ और भी दिख सकते हैं हमारे को। अब आगे चलेंगे, इसमें सेगमेंट वाइज किस तरह से कंपनी ने अपना ग्रोथ किया है। तो अगर हम देखेंगे जो प्लास्टिक प्रोडक्ट का जो सेगमेंट है उसमें 31%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में 41%। इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया है इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट इसमें आने लगा और इसका काफी बड़ा एक चंक पार्ट जो है वो रेवेन्यू का वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से आता है। उसके बाद पैकेजिंग प्रोडक्ट में 26%, कंज्यूमर प्रोडक्ट में 30%। आप देखेंगे तो चारों सेगमेंट में लगभग बराबर बराबर सा ही इनका ग्रोथ हो रहा है, जो कि इस कंपनी के लिए एक अच्छा साइन है। और अदर्स में आपका -10% का डी ग्रोथ है। अब हम आगे चलेंगे मेजर कॉस्ट में, तो दोस्तों इनका जो मेजर कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा शेयर वो जो है वो मटेरियल का है, और उसमें 36% का ग्रोथ है। जैसे कि हम पिछले हर बार में ये बताते आ रहे हैं कि कमोडिटी और इन्फ्लेशन की वजह से इस कंपनी को काफी बड़ा हिट लगा है, तो इसी वजह से इनका 36% इसमें आपका जो रॉ मटेरियल उसमें ग्रोथ आया। उसके बाद हम अदर्स में 24%, पावर एंड फ्यूल में 21%। तो जैसे जैसे ये इन्फ्लेशन ईज आउट होगा तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है और जो आपका सेल्स है वो हम बढ़ती जाएगी और इसमें प्रॉफिट भी बढ़ता रहेगा। आगे देखेंगे हम फ्यूचर ट्रेंड के बारे में दोस्तों, तो एस्टिमेट हम ऐसा लगा के चल रहे हैं कि 2023 में जो सेल्स है, जैसे कि हम पीछे देख रहे थे कि लाइफ टाइम लगाया था 2022 में, तो इस साल उस रेट के हिसाब से 9,328 करोड़ रुपए की सेल्स होगी, और 2030 में 20,620 करोड़ की, और 2035 में 36,340 करोड़ की सेल्स एक्सपेक्ट की जा सकती है, जो कि पिछले करंट रेट के हिसाब से जो ग्रोथ आ रही है। उसी तरह से प्रॉफिट देखेंगे तो 653 करोड़ का प्रॉफिट 2023 में, और 2030 में 1,858 करोड़ का प्रॉफिट 2030 में, और 2035 में 3,271 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमारा ईपीएस है वो 51, 144 और 254, और फेयर वैल्यू 1,332 रुपए 2023 में अगर आता है, आना मुश्किल है, और 2030 में 3,764, और 2035 में इसकी जो फेयर वैल्यू लगभग 6,634 रुपए के आसपास हम मान सकते हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देखेंगे तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न 48% इन्होंने प्रमोटर के पास ही है, 49 के आसपास, और 16% के आसपास एफआईए होल्ड किए हुए हैं। डीआई और म्यूचुअल फंड ने 19%, और रिटेल के पास 15% से 16% के आसपास है। अब हम टेक्निकल चार्ट के बारे में देखेंगे दोस्तों। टेक्निकल चार्ट में हमें दिखता है कि कंपनी ने रैली लेना शुरू कर दिया है, कंपनी हायर हाई का जो सिलसिला है वो बनाना शुरू कर दिया है। तो हम अगर एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो हमारे को जो एक्यूमुलेशन जो नियर 50 डेमा के आसपास हमारे को अगर मिलता है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और नियर फ्यूचर एक आध महीने के अंदर ही हम इसका जो टारगेट है जो हमारा 2,640 रुपए का यहाँ पे पहुंचने की उम्मीद है, यहाँ पर हम आपका पार्शियली प्रॉफिट बुक करेंगे, और देखते हैं अगर कंपनी और आगे जाएगी तो बहुत अच्छा, और नहीं तो फिर नीचे आने के फिर हम दोबारा से एलोकेट करेंगे। अगर हम एलोकेशन की बात करें हमारे टोटल पोर्टफोलियो का, ये 2% की एलोकेशन है इसमें, और इसमें डिस्क्लेमर यह है कि ये सिर्फ स्टूडेंट द्वारा प्रेजेंटेशन बनाया गया है, और स्टूडेंट के ही अपने एक अभ्यास से ये सब चीजों का प्रेजेंटेशन हम बना रहे हैं। तो आप अपना कोई भी सेल्स परचेज का जो डिसीजन है वो इस प्रेजेंटेशन के ऊपर ना ले। उम्मीद है आप अपने जो भी कंसल्टेंट हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, उनसे बात करके आप अपना डिसीजन लें। थैंक यू सो मच, यही मेरा प्रेजेंटेशन था। जय हिंद। अनिल भाई, बहुत ही बढ़िया आपने गाइडेंस दिया, और आपके पूरे प्रेजेंटेशन से मैंने ये जाना कि ये जो इंडस्ट्री है ये ऑब्वियस है कि अच्छा ग्रोइंग इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री की मांग रहेगी आने वाले टाइम में, तो कंपनियां देखनी चाहिए। आपने हमें कंपनियां भी बताई अलग अलग जिनके बिजनेस अच्छे हैं। ये इंडस्ट्री में लीडिंग कंपनी है आपकी सुप्रीम, और उसके बाद एस्ट्रल, फिनोलेक्स और ये सब कंपनियां आती है। क्वालिटी वाइज भी आपने बताया कैसे सुप्रीम बढ़िया है। एक जगह पे मुझे खाली आईसीआर जो आपने बताया ना अनिल भाई, डेप्थ टेक कैपेसिटी, राइट, उसमें जो एस्ट्रल का जो आईसीआर है ना, वो मेरे ख्याल से उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है, राइट। वो करीबन 48 जैसा होना चाहिए, शायद आपने 8 लिखा हुआ है। हाँ, ये
ये 5 नहीं है, 40 48 50 के आसपास होना चाहिए, तो 5 के बदले शायद 50 के बदले 5 आ गया है। मैं देख लेता हूँ, हो सकता है। कोई बात नहीं, कोई जीरो में कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। बाकी ओवरऑल इससे भी हमको पता चलता है कि देखो सबसे अच्छे सुप्रीम है, दूसरे नंबर पे आपके एस्ट्रल आती है, वो भी ले सकते हैं, बेस्ट आपकी सुप्रीम ही है, राइट। पूरा सेक्टर डिमांड में है, तो अभी सब कंपनियां दौड़ेगी, डिमांड बहुत अच्छी। आपने बताया कि इनके प्रॉफिट टूटे हुए हैं और अभी टूटे हुए रहेंगे, राइट, क्योंकि इन्फ्लेशन हावी है। तो डिमांड में कोई कमी नहीं है, प्रॉफिट में प्रॉब्लम है। जैसे इन्फ्लेशन डाउन होगा, जो प्रॉब्लम है प्रॉफिट, वो क्या हो जाएगा, वो ईज आउट हो जाएगा, सब वापस आ जाएगा। या तो मतलब अभी हमें जो ये अपॉर्चुनिटी मिली है ओवरऑल इंडियन मार्केट में, खाली सुप्रीम में नहीं, भारतीय बाजारों में, कि जहां डिमांड की कोई कमी नहीं है, ज्यादातर कंपनी आपकी टूट इसलिए रही है क्योंकि प्रॉफिट टूटे हैं। तो प्रॉफिट तो वापस बढ़ जाएंगे जैसे इन्फ्लेशन निकलेगा, कम होगा। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम उम्मीद रखेंगे कंपनी में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके मिलेगी, राइट अनिल भाई? यस सर। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत ही बढ़िया आपने रिसर्च किया है, और मुझे लगता है कोई बता नहीं सकता अनिल भाई की ये 2 साल में आपने इतना सब कुछ सीखा है। तो वेरी हाई कमिटमेंट, पढ़ाई के लिए भी कमिटमेंट चाहिए अनिल भाई, टाइम नहीं है लोगों के पास, टाइम का इशू है सर। यस बराबर है, पर देखो वही टाइम मैनेज ही हमको करना है, कैसे कम समय में कम पैसे से हम ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे सके, बराबर ना? यस सर। तो ग्रेट, एंड थैंक यू वेरी मच टू अनिल भाई फॉर डूइंग सच अ वंडरफुल रिसर्च, और वापस मिलेंगे नए रिसर्च के साथ आप, बराबर? थैंक यू सर। धन्यवाद, एंड जय हिंद टू एवरीवन।